सीबीआई का एक पुराना इतिहास है कि वो जो सत्तारूढ़ दल होता है, उसकी गुलामी करती है और उसका काम होता है सत्तारूढ़ दल के हितों को साधने के लिए दूसरे विपक्षी नेताओं को, विपक्षी जो दूसरे विरोधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। शारदा चिट फंड में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जब वो कांग्रेस में थे, उन पर आरोप लगाया कि तुमने 3,000 करोड़ रुपए का घपला किया है। और 3,000 करोड़ का घपला जब हेमंत बिस्वा शर्मा को पता चला, तो उनकी पत्नी को सीबीआई ने एज ए एक्यूज बुलाया और समझाया कि अपने पति को समझाओ, बीजेपी ज्वाइन कर ले, वरना वो और आप दोनों जो है जेलों में सड़ोगे। मोदी जी ने सबको समझा दिया, अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और किसी भी की शिकायत करेंगे, तो तुम्हें तो तिहाड़ में जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अमर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा था और विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था, तो उस पर आज एक बड़ी जीत हुई है। खासकर ममता बनर्जी इस पर अपनी आवाज उठाती थी कि अगर सीबीआई किसी भी तरह का जांच करती है तो उसमें उसे राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा था, तो आज क्या जीत हुई है, कोर्ट की तरफ से हुई है या कैसे हुई है, आप बताएं। और क्या आज के बाद सीबीआई बिना किसी दबाव के कहीं भी जाकर किसी को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ये आप बताएं। ममता बनर्जी और सीबीआई दोनों का रिश्ता 36 का है। और 36 का इसलिए क्योंकि सीबीआई को अक्सर हम मानते हैं कि वो एक संवैधानिक संस्था होने की बजाय एक तरह से केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम करती है। और जब भी केंद्र सरकार को अपने बहुत सारे कामों को सुलझाना होता है या उलझाना होता है, तो वो सीबीआई की मदद देती है। और इसीलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अक्सर लोग, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सीबीआई में अगर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई 2014 में, तो उसका रुख नहीं बदला है। मैं अपना एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जब हमने जेएमएम ब्राइबरी केस डाला, तो जेएमएमपी ब्राइबरी केस के समय सीबीआई ने मेरी शिकायत पर कहा कि ये शिकायत जो है फर्जी है, मनगढ़ंत है और कल्पनाओं की उड़ान पर बनी गई थी। एक फर्जी एफआईआर की जगह सीबीआई ने जो है 4 फर्जी एफआईआर दर्ज की। और दिल्ली हाई कोर्ट के तब के जो न्यायाधीश थे, जस्टिस सब्रवाल और जस्टिस डी के जैन, उन्होंने कहा कि वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो रविंदर कुमार ने अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड लिखी है और फिर बाद में वो रजिस्टर्ड। तो सीबीआई का एक पुराना इतिहास है कि वो जो सत्तारूढ़ दल होता है, उसकी गुलामी करती है और उसका काम होता है सत्तारूढ़ दल के हितों को साधने के लिए दूसरे विपक्षी नेताओं को, विपक्षी जो दूसरे विरोधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। आजकल एनआईए भी यही काम करती है, ईडी भी यही काम करती है, इनकम टैक्स और दूसरे डिपार्टमेंट तो सरकार के अंगूठे तले दबे हुए हैं, ये समझ। अब जो आज का फैसला है वो 3 जजों ने दिया है। और 3 जजों ने क्या फैसला दिया? उन्होंने कहा कि सीबीआई अब उन क्षेत्रों में अपना कार्य नहीं कर सकती जिन क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी। एक समय था सीबीआई को पूरे हिंदुस्तान में पूरी अनुमति थी, लेकिन हुआ ये कि सीबीआई का जब दुरुपयोग हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो आप देखते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो सबसे पहले चिटफंड घोटालों में उन्होंने मुकुल राय, जो कि टीएमसी के संस्थापक महासचिव थे, उन्हें अरेस्ट किया। सीबीआई के दबाव की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी इन्होंने केंद्र में रेल मंत्री भी बनाया। फिर बाद में जब ये चुनाव हुए वहाँ पर विधानसभा के 2 साल पहले, तो वो जो है वापस जो है टीएमसी में चले गए और आज वो आईसीयू में हैं। कभी भी खबर आ सकती है कि उन्होंने अपनी देह त्याग दी। लेकिन सीबीआई की एक ये कार्यप्रणाली एक यही नहीं, शारदा चिट फंड में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जब वो कांग्रेस में थे, उन पर आरोप लगाया कि तुमने 3,000 करोड़ रुपए का घपला किया है। और 3,000 करोड़ का घपला जब हेमंत बिस्वा शर्मा को पता चला, तो उनकी पत्नी को सीबीआई ने एज ए एक्यूज बुलाया और समझाया कि अपने पति को समझाओ, बीजेपी ज्वाइन कर ले, वरना वो और आप दोनों जो है जेलों में सड़ोगे।
तो हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आज राहुल गांधी के सबसे बड़े विरोधी हैं, उन्होंने अपनी दुम दबाकर कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो बताते हैं कि जैसे वो जन्मजात जो है आरएसएस के कैडर है। सीबीआई का तीसरा दुरुपयोग आप देखेंगे नारद स्टिंग के बाद शारदा चिटफंड में। शारदा चिटफंड में भी यही हुआ, यही कहानी हुई कि हम जो है सबको बंद करेंगे और जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी व्यक्ति था वो बीजेपी में शामिल हो गया और उसको सबक सिखाने के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए का चुनाव लड़ूं। और एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए जब ममता बनर्जी वहां गई तो पहले तो ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो जीत रही हैं और जीतने की खबर हमने भी सुनी और देखा कि वो जीत रही हैं। बाद में अचानक खबर आई ममता बनर्जी को हरा दिया, ममता बनर्जी हार गई। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की जान 3 ई में फंसी हुई है। पहला है ईबी। ईबी का मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सत्तारूढ़ दल पहले ईडी का इस्तेमाल करे, सीबीआई का इस्तेमाल करे, एनआईए का इस्तेमाल करे, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करे, फिर लोगों को जेल भेजे, फिर उनसे माफी दिलवाए, फिर उनसे चंदा ले और फिर उन्हें मुक्त कर। तो पहला इनका जो हथियार है वो है ईबी। दूसरा है ईसी, इसी इलेक्शन कमीशन दुम दबा के पीछे पीछे चलता रहता है। यानी कि अगर आप एक घर में कुत्ता भी पाल लो तो वो भी बड़ा वफादार तो होगा, लेकिन तब बेशर्म नाशुक्रा नहीं होगा कि जिस देश के 140 करोड़ लोगों की कर की कमाई से जिसका खर्चा चलता है वो उसकी गुलामी उस आदमी की करे जो कानून का उल्लंघन करे। तो पहला मैंने बताया ईबी, दूसरा बताया ईसी और तीसरा आप सब समझ गए हो, कहने की जरूरत नहीं है, वो है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो उसकी हरकतें अब सारी जो है मोदी सरकार पर दबाव किसके पर है? ईडी का। क्योंकि ईबी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, ईसी का काम इस समय खत्म है क्योंकि चुनाव हो गए हैं। अब सारी की सारी सरकार चलाने की जिम्मेदारी किस पे है? ईडी। तो जनता को याद रखना चाहिए 3 ई, ईबी, ईसी, ईडी। अब हम आते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है और जुझारू इस मायने में है कि वो कभी भी हार नहीं मानती। ये और बात है कि वो एकला चलो की नीति में यकीन रखती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की वो बड़ी पार्टनर है। ममता बनर्जी ने, उधर स्टॉलिन ने, उधर महाराष्ट्र में, उधर छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने, उधर मेघालय की सरकार ने, उधर मिजोरम की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि हम सीबीआई जिस एजेंसी के अंतर्गत काम करती है जिसका नाम है दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये 1946 का है, आजादी से पहले का, अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों ने क्यों लाए? उससे पहले जब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा कि सेना को सप्लाई में ठेकेदार बड़े पैमाने पे घपले का, खूब घूस खाई जा रही है, सरकारी अधिकारी भी घूस खा रहे हैं, इंजीनियर घूस खा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाए 1945 और उसमें सरकार ने ये स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई और उसको ये ताकत थी कि वो हिंदुस्तान में कहीं भी, अविभाजित हिंदुस्तान की बात करें जिसे पाकिस्तान बांग्लादेश सब शामिल था, कहीं भी वो छापे मार सकती है, कहीं भी किसी को अरेस्ट कर सकती है। कारण उस पे होना चाहिए भ्रष्टाचार। तो उसको हम जो है बोलते थे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट और उसी के बाद वो जो है लाए थे दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 6, जिसमें परिवर्तन कब किया गया? देश आजाद हो गया था। तो 1952 में जो पहला अमेंडमेंट इस एक्ट में आया नेहरू जी की सरकार द्वारा, वो तब तक देश के बारे में ये बात हो गई थी, इंडिया दैट इज भारत एंड इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। पहला अनुच्छेद ये कहता है
तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो भी हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट था, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं था। सेंटर उस पर निगरानी रखना चाहता। तो ये धारा 6 लाई गई और उसमें प्रोविजन किया गया कि अपनी पावर और जुडिक्शन का इस्तेमाल जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो भी फोर्स बनेगी वो राज्यों की सहमति से करेगी। लेकिन दो उसमें एक्सेप्शन बाद में जोड़े गए। एक था यूनियन टेरिटरीज का, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में कोई विधानसभा नहीं होती थी, और दूसरा था रेलवे। इसीलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं सब लोगों को, जब गोधरा में ट्रेन का डिब्बा जला और उसकी जांच होनी थी, तो लालू जी ने 2004 में इसी धारा का इस्तेमाल करके वहां पर एक रेलवे एक्ट में कमीशन बनाया था, जिसने कहा था कि गोधरा में जो लोग जले हैं उनको किसी भीड़ ने नहीं जलाया, जिसको लेके बाद में विवाद भी रहा। और खैर वो एक दूसरा मुद्दा है। अब हम आते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने एक चीज महसूस की, और वो चीज क्या महसूस की कि एक तो सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई है, आर पार की लड़ाई चल रही है, तीसरा उन्होंने पाया बहुत सारे हाई कोर्ट के जज जो हैं वो भाजपा से जुड़े। अभी एक चुनाव के दौरान एक चित्तरंजन दास हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की पार्टी में एक रहस्य उद्घाटन किया। बोले मैं बचपन से आरएसएस की शाखा में जाता था, और बोले अब मैं रिटायर हो गया हूं तो फिर जाऊंगा। यानी कि उस आदमी ने भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर, या भेड़िए की खाल में भेड़िया बनकर, दोनों आप बात कह सकते हैं, अपनी जो पहचान है वो नहीं छुड़ाई, छिपाई नहीं, बता दिया मैं आरएसएस का पिट्ठू हूं, उसके आदर्शों में विश्वास रखता हूं। एक दूसरे और वहां के जज थे, उन्होंने तो ममता बनर्जी के खिलाफ धड़ाधड़, जब भी पीआईएल आती थी एक्सेप्ट कर लेते थे। टीचर्स भर्ती किया, ही बोले मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसकी सीबीआई जांच कराओ। म्युनिसिपल कर्मचारियों की भर्ती के लिए इस पे जांच कराओ। 10 से ज्यादा उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ केस जो है सीबीआई को दिए, और उनका नाम था अभिजीत गंगोपाध्याय। और जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए उन्होंने तुरंत बता दिया मैं तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। अब ये बात आपके और किसी आदमी के पेट में हजम नहीं होगी, क्योंकि न्यायाधीश आज पद पे बैठा है, सरकार के खिलाफ फैसला दे रहा है। कल को ऐसे ही होगा जैसे जिस व्यक्ति ने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज ने कि भाई अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो वो भी हो सकता है कल को कहें जी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है राज्यसभा में जा रही हूँ पद से इस्तीफा देकर। तो एक तरह से पॉलिटिक्स और आपके राजनीतिक विश्वासों को जो घालमेल है, वो एक चीज बताता है कि आपकी देश के संविधान में कोई आस्था नहीं है। आपने जो शपथ उठाई है, हलफ उठाई है अपना न्यायाधीश पद की, कि मैं भारत के संविधान के अनुसार काम करूंगा, करूंगी, वो उन्होंने पूरी नहीं। उनकी कोई संविधान में निष्ठा नहीं है, और ऐसे न्यायाधीशों का बढ़ना सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता के लिए चेतावनी है कि इनकी जांच होनी चाहिए। वैसे जब भी कोई न्यायाधीश बनता है पहले उसके जांच जो है आईबी करती है, फिर आईबी भी दो होती है, एक यूजी आईबी होती है, उसको अंडरग्राउंड आईबी बोलते हैं हम अपने मजाक की भाषा में, वो उनकी एक रिपोर्ट बनाती है। और बहुत बार ऐसा होता है किसी न्यायाधीश के बारे में अगर ये पता चल जाए कि शराब पीता है या पीती है या व्यभिचार करती है, आपने शायद एक बड़ी चीज नहीं देखी होगी, हर न्यायाधीश को एक हलफनामा देना पड़ता है। वो ये देना पड़ता है कि मेरी पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए मेरा दूसरा पार्टनर नहीं। ये किसी और जगह नहीं देना पड़ता है शपथ कि मेरी बीवी जिंदा है, मेरा पति जिंदा है, मेरा दूसरा पार्टनर नहीं। क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, और इसीलिए इस वजह से ये न्यायाधीशों से हलफनामा भरवाया जाता है, और तब भरवाया जाता है जब वो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, निचली अदालत के होते हैं। तो बहुत सारे किस्से हैं, खैर वो एक अलग बात करेंगे क्योंकि उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी। तो अब मामला ये है कि ममता बनर्जी ने जब कहा कि मैं इनकी ताकत ले रही हूँ, तो केंद्र सरकार जो बड़ी बौखलाई, और वो कहाँ भागी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा जी ये गलत, हमारा जो सीबीआई का कैरेक्टर है वो तो संविधान के हिसाब से काम करता है, हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। हमारा सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, सरकार का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता।
लेकिन वो शायद भूल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही एक जो बाद में मुख्य न्यायाधीश बने, उन्होंने कहा था सीबीआई जो है सत्ता के हाथों का तोता है। तोता, तो ता तो उस पर बड़ी सीबीआई की बदनामी हुई। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भी बने, लेकिन तब वो जो है कोर्ट नंबर 2 में बैठते। अब इन सब बातों को लेकर अगर आप बात करें तो अब सीबीआई के दो अगर टेने हैं, दो पर हैं, तो एक पर को सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया है। अब सीबीआई उन राज्यों में ही काम कर सकेगी जो उसको अनुमति देंगे सेक्शन 6 में। और वो कौन से राज्य होंगे? जो बीजेपी शासित होंगे, मोदी जी की सरकार है। अब मोदी जी की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि योगी जी के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल। मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो सूरजपाल जाटव है उसके खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर। तो मोदी जी इस आज के फैसले से उनकी सीबीआई की जान निकल गई। उसके एक डेना टूट गया है, एक टांग टूट गई है, एक आंख फूट गई है, एक कान टूट गया है। वो तोता जो है अब समझो लुंज पुंज हो गया है, खड़ा करोगे तो टुड़ुंग गिर जाए। अब मोदी जी की सारी चालबाजी, हरकत, तानाशाही किससे चलेगी? ईडी से। मैंने पहले भी कहा ईबी, ईसी, ईडी, तो दो चले गए, अब तीसरे रहे। अब राहुल नवीन जो है अभी ईडी के ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर। ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर कब बने? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बार बार संजय मिश्रा को, आईआरएस ऑफिसर है, उसको बार बार जो है एक्सटेंशन क्यों दे देते हो? तो इन्होंने कहा जी कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें सारा का सारा दारोमदार जो है संजय मिश्रा, और अगर वो नहीं हुई तो वो कॉन्फ्रेंस में देश को बड़ा नुकसान हो। तब जो हमारे प्रधान न्यायाधीश है उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। नंबर 2 थे, उन्होंने भी नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि इस आदमी को विदा करो, इसे जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन आज भी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं संजय मिश्रा ही सारे मामलों का निपटारा करते हैं। संजय मिश्रा ही सब कुछ देखते हैं। राहुल नवीन से जो है एक ऑफिशिएटिंग ही है, असली मालिक अभी गया नहीं। अब ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है, और उसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में बना था। उसमें धारा 25 है जो कहती है कि कौन बनाएगा। तो वो कहते हैं एक पैनल बनेगा, उस पैनल में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और उनके साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर, जिनके नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद कुमार और ए आर राजीव। ए आर राजीव की नियुक्ति कब हुई? 11 मार्च 2024, चुनाव से पहले। चुनाव से पहले 3 नियुक्तियां मोदी जी ने की। एक ए आर राजीव की, एक की उन्होंने 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर थे, एक ने इस्तीफा दे दिया था, 2 को जो बनाया, तो वो नियुक्तियां की और उसके बाद आराम से चुनाव जो है घोषित। अब इन तीनों के साथ 3 सेक्रेटरी और हैं। उनमें एक सेक्रेटरी है होम मिनिस्ट्री का, एक सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का, और एक सेक्रेटरी है फाइनेंस का। ये सब मिलकर तय करेंगे कि अगला जो है कौन सा व्यक्ति ठीक है जो कि ईडी का डायरेक्टर बने। अभी ईडी के डायरेक्टर को आप समझिए मोदी जी के सारे उल्टे सीधे गंदे बुरे अच्छे काम करने की जिम्मेदारी अब आ गई है आज से। अब तक वो बटा हुआ था। कभी वो कहते थे सीबीआई को भेज देंगे, कभी कहते थे हम जो है ईडी को भेज देंगे, कभी कहते थे डीआरआई को भेज देंगे, कभी कहते थे एनआईए को भेज देंगे। अब जो है मोदी सरकार के जितने भी डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट की हरकतें हैं वो ईडी को पूरी करनी पड़ेगी। और आज के दिन ईडी के पास अकूत ताकत है। ईडी मुझे, आपको, सुनने वालों को सिर्फ इस आरोप में गिरफ्तार कर सकती है कि आपके अंदर क्षमता है कि आप रेप कर सकते हैं। करा नहीं है आपने? भाई आदमी खुश रहता है कि मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं। भाई मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, 10 रुपए कमाता हूँ, 2 रुपए खर्च कर लेता हूँ, 2 रुपए बचा के रिक्शे में ही सो जाता हूँ। लेकिन उसके अंदर एक क्षमता जरूर है कि ये आदमी देशद्रोह कर सकता है,
ये भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, ये किसी की हत्या कर सकता है। तो प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं उसे। संभावना है कि ये ऐसा कर सकता है, ये आरोप पे लगा सकता है, उसके ऊपर ईडी उसको गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, जांच कर सकती है। तो अब जो है ईडी की ताकतें इतनी बढ़ा दी, और मोदी जी ने कैसे बढ़ाई? मोदी जी ने छिपे रास्ते से बढ़ाई। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो उन्होंने कहा एक नया चोर दरवाजा खोल। और वो चोर दरवाजा क्या था कि इन सबको, जितने भी संशोधन ईडी में जो मैं बता रहा हूं कि वो सारे के सारे फाइनेंस बिल बना करके, वित्त विधेयक, बजट पास होता है तो बजट पास करने की ताकत लोकसभा की है, राज्यसभा की। और जो लोग समझते हैं कि राज्यसभा की ताकत नहीं है, लोकसभा को बजट पास करने की ताकत है, तो आज के दिन वो समझ लीजिए लोकसभा की वो ताकत भी छीन ली है मोदी जी ने। कर लगाने की ताकत, टैक्स लगाने की ताकत इस समय जीएसटी काउंसिल को चली गई। 101 लोग होते हैं, वो स्याह सफेद कुछ भी करे, बिना बहस के कुछ भी कर दें, तभी आप देखोगे कभी 25% हो जाता है, कभी 28% हो जाता है। कई चीजों में तो 394% भी टैक्स है, लोगों को ही पता नहीं है। पता लगे तो लोगों को पता चले कि उनको कैसे लूटा जा रहा है। सरकार दिन रात लूटने में लगी हुई है। दवाई खरीदोगे 28% टैक्स दो, गाड़ी ठीक कराओगे 28% दो, किसान कहेगा ट्रैक्टर खरीदूंगा 28% टैक्स दो, हीरा खरीदोगे तो 1.5% दो, सोना खरीदोगे तो 3% दो। अमीरों की लग्जरी पे सबसे कम टैक्स है, और गरीब भूखे आदमी पे, जो रिक्शा चलाता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, उस पर टैक्स सबसे ज्यादा है। इस सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया है। आप जो मुर्दा जलाते हो उस पर भी टैक्स लगाओ, मर जाएगा आदमी, कफन के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जिसे कहते हैं ना, जीने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, तो मोदी जी अपने उस वादे को, उनकी गारंटी पे पूरे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सारा अडानी अंबानी को दे दूंगा, ताकि वो अपने बेटे की, अनंत अंबानी की शादी करें। तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च, और शर्म नहीं आती किसी को। जिस देश में 25 लाख बच्चे इसलिए भूख से मर जाते हैं कि उनको दूध नहीं मिलता 3 साल की उम्र से पहले, उस देश में 5,000 करोड़ रुपए की शादी हो रही है, और सरकार की तरफ से ईडी छुपी हुई है। इनकम टैक्स वाले पूछते नहीं। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है कि वो कोई सवाल कर सके, क्योंकि सबके दाता कौन है? वो मोदी जी, और मोदी जी के बाप कौन है, मालिक कौन है? वो दोनों। 22 लोग देश पर राज कर रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं, मैं भी कहता था, मैं पहले कहता था, राहुल गांधी अब कहते हैं। तो आप समझ लीजिए देश को लूटने का एक पूरा तंत्र है। ईडी की ताकत अब सबसे ज्यादा है। आज के दिन ईडी जो है मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, और इसकी जांच कहां चल रही है? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को सुनना है। डीवाई चंद्रचूड़ उसकी अध्यक्षता करेंगे कि क्या ईडी में जो संशोधन हुए वो सही हुए, गलत। कानून की जितनी मुझे समझ है, जितना मेरा अनुभव है, मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच कहेगी इलेक्टोरल बॉन्ड गलत थे, और ईडी एक्ट में जितने चेंज किए, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये सारे गलत हैं, हम इन्हें रद्द करें। अब मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता यह है, जिस दिन ईडी के दांत निकल गए, नाखून निकाल लिए गए, आंखें फोड़ दी गई, तो ईडी की हालत भी कैसी हो जाएगी। आज के दिन जो सीबीआई, और ऐसी हालत में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि देश का भविष्य उज्जवल है। सिर्फ 5 लोगों को आंख खोलकर देखनी है। आप बाकी ना गोदी मीडिया पे यकीन करो, ना मोदी सरकार पे यकीन करो, ना भारतीय जनता पार्टी पे यकीन करो, ना विश्व हिंदू परिषद पे यकीन करो, ना आरएसएस पे यकीन करो। आप ये मान लो कि 5 लोग जो सुप्रीम कोर्ट में इस संवैधानिक बेंच पे बैठे हैं, अगर वो न्याय करेंगे, देश का भविष्य उज्जवल होगा। अगर वो अन्याय करेंगे तो देश जो है पतन के गर्त में चला जाएगा। इतनी बात मैं कह सकता लेकिन सर एक बात बताएं, अगर सीबीआई उस राज्य में जाके दबिश नहीं दे सकती, तो जो जहाँ पर मौजूदा सरकार चल रही है, अलग अलग स्टेट में सरकार चल रही है, वहाँ वो छापेमारी वैसे नहीं कर सकती, तो फिर सीबीआई करेगी क्या? भाई देखिए,
जो सीबीआई का गठन था 3 कामों के लिए हुआ था। पहला काम था जो सीरियस क्राइम होते हैं, इंटर स्टेट क्राइम होते हैं। मान लीजिए एक गिरोह ने दिल्ली में भी लूटा लोगों को, यूपी में भी लूटा, जो सोसाइटी क्रिमिनल गैंग होते हैं, उनको सीबीआई पकड़ती है, ये उसको मैंडेट है। दूसरा है कि वो उन केस में लोगों को पकड़ती है जो रेड हैंडेड रिश्वत देते हुए पकड़े जाते हैं। अब मोदी जी ने इसमें भी एक बड़ी चतुराई की, और चतुराई नहीं की, आप समझिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एंटी करप्शन का जो एंगल है उसका गला घोट दिया। पहले होता था मैं कंप्लेंट करता था, मैंने कहा भाई झारखंड सांसद रिश्वत कांड में सांसदों ने रिश्वत ली, तो मैं तो एक आउटसाइडर हूं। अक्सर होता है बहुत सारे लोग जाके कहते हैं जी मुझे फलाना अधिकारी कहता है मुझे रिश्वत दो, मैंने उसे 2 लाख रुपए रिश्वत दे दी, अब वो 8 लाख रुपए और मांग रहा है। तो सीबीआई क्या करती थी, उसको अरेस्ट करती थी अफसर को, और उस आदमी को गवाह या विक्टिम बनाती थी। अब अगर मैं जाके कहूं कि मेरे से अमुक अफसर ने 2 लाख रुपए रिश्वत ली है और वो 8 लाख और मांग रहा है, तो मोदी जी ने एक संशोधन ये कर दिया कि बेटा रविंद्र कुमार तूने कहा है ना 2 लाख रुपए रिश्वत दी है, तू तो मान रहा है, आजा तू भी जेल जाएगा। और जो 8 लाख जिसको दी है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ इसने ली मुझसे या मांग रहा है, उस पर प्रूव होना है, तो मैं तो एडमिशन करके मुझे जेल जाना ही। तो मोदी जी ने सबको समझा दिया अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और किसी भी की शिकायत करेंगे तो तुम्हें तो तिहाड़ में जाना पड़ेगा, 7 साल की सजा काटनी पड़ेगी। तो कोई जाता ही नहीं। इसलिए आप देखते होंगे ऐसी शिकायतें हम नहीं सुनने को देती कि कोई आदमी कहे जी मुझसे 2 बार रिश्वत ले ली, अब तीसरी बार मांग रहा है, क्योंकि जाएगा तो बेटा तू तो जेल जाएगी। तो मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि ना पाप रहे ना पापी रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार को स्थापित कर दिया है। कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करेगा, कोई भ्रष्टाचार की आवाज नहीं उठाएगा, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने का ठेका किसके पास होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसकी सरकार होती है। तो मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है, कोई उनके भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोले। और इसीलिए देश में आप देखिए 2018 के बाद ऐसी शिकायतें होनी बंद हो गई। तो मोदी जी ने देश में भ्रष्टाचार को लोकाचार बना दिया, शिष्टाचार बना दिया, आचार विचार बना दिया। और इसलिए देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हर जगह ये पुल गिर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की, ये सारे पुल जो गिर रहे हैं 2018 के बाद बने, चाहे बिहार के पुल हों, सड़कें ढह रही हैं, रेलवे स्टेशन गिर रहे हैं, हवाई अड्डे गिर रहे हैं। कौन सी जगह है जो रुक गई हो? थोड़े दिन बाद पता चलेगा, जब ये बरसात खत्म होगी, कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, नगर में रहते हैं या हम जंगल में रहते हैं। पहाड़ दिखेंगे, धरती फटी हुई दिखेगी, मकान के नाम पे ढेर दिखेगा, और तब मोदी जी कहेंगे देखो मैंने आपसे वादा किया था, अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ गए। तो मोदी जी एक तरह से देश को बर्बाद करने का ठेका ले चुके हैं, और उसमें जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग देशद्रोही। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट्स के लिए। आप लोगों का काम है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हिंद वॉइस। शुक्रिया सर। नमस्कार।